हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग संघ एवं इसका क्षेत्र यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक में संघ एवं इसके क्षेत्रों की चर्चा की गई है। राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। यह व्यवस्था दो बातों को स्पष्ट करती है, एक देश का नाम और दूसरी राज्य पद्धति का प्रकार। संविधान सभा में देश के नाम को लेकर किसी तरह का कोई मतैक्य नहीं था। कुछ सदस्यों ने सलाह दी कि इसके परंपरागत नाम भारत को रहने दिया जाए, जबकि कुछ ने आधुनिक नाम इंडिया की वकालत की। इस तरह संविधान सभा में दोनों को स्वीकार किया। इंडिया जो कि भारत है, दूसरे देश को संघ बताया गया। यद्यपि संविधान का ढांचा संघीय है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार राज्यों का संघ उक्ति को संघीय राज्य के स्थान पर महत्व देने के दो कारण हैं। एक, भारतीय संघ राज्यों के बीच में कोई समझौता का परिणाम नहीं है, जैसे कि अमेरिकी संघ में, और दो, राज्यों को संघ से विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं है। यह संघ है, यह विभक्त नहीं हो सकता। पूरा देश एक है जो विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक सुविधा के लिए बटा हुआ है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। राज्यों के क्षेत्र, संघ क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। राज्यों एवं संघ शासित राज्यों के नाम, उनके क्षेत्र विस्तार को संविधान की पहली अनुसूची में दर्शाया गया है। इस वक्त 28 राज्य एवं 9 केंद्र शासित 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। फ्रेंड्स, इसे ठीक कर लीजिएगा क्योंकि ये उससे पहले की बुक है, तो उससे पहले का जो केंद्र शासित प्रदेश है वो ऐड किया गया है। इसे सही करके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित क्षेत्र कर लीजिएगा। राज्यों के संदर्भ में संविधान के उपबंध की व्यवस्था सभी राज्यों पर समान रूप से लागू है। यद्यपि कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध इसमें शामिल है। महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा एवं कर्नाटक। इसके अतिरिक्त 5वीं एवं 6ठी अनुसूचियों में राज्य के भीतर अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष उपबंध है। उल्लेखनीय है कि भारत के क्षेत्र भारत का संघ से ज़्यादा व्यापक अर्थ समेटे हैं, क्योंकि बाद वाले में सिर्फ राज्य शामिल है, जबकि पहले में न केवल राज्य वर्ण बल्कि संघ शासित क्षेत्र एवं वे क्षेत्र जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा भविष्य में कभी भी अधिग्रहित किया जा सकता है शामिल है। संघीय व्यवस्था में राज्य इसके सदस्य हैं और केंद्र के साथ शक्तियों के बंटवारे में हिस्सेदार है। दूसरी तरफ संघ शासित क्षेत्र एवं केंद्र द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र में सीधे केंद्र सरकार का प्रशासन होता है। एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत विदेशी क्षेत्र का भी अधिग्रहण कर सकता है। उदाहरण के लिए सत्तांतरण, संधि के अनुसार खरीद, उपहार या लीज, व्यवसाय जिसे अभी तक किसी मान्य शासक ने अधिग्रहित न किया हो, जीत या हराकर। उदाहरण के लिए भारत ने संविधान लागू होने के बाद कुछ विदेशी क्षेत्रों का अधिग्रहण किया, जैसे दादर और नागर हवेली, गोवा, दमन एवं दीव, पुदुचेरी एवं सिक्किम। इन क्षेत्रों के अधिग्रहण की बाद में आगे चर्चा की जाएगी। अनुच्छेद 2 में संसद को यह शक्ति दी गई है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगा। इस तरह अनुच्छेद 2 संसद को 2 शक्तियां प्रदान करता है: अ, नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करे, और ब, नए राज्यों को गठन करने की शक्ति। पहली शक्ति उन राज्यों के प्रवेश को लेकर जो पहले से अस्तित्व में हैं, जबकि दूसरी शक्ति नए राज्यों जो अस्तित्व में नहीं हैं के गठन को लेकर, अर्थात अनुच्छेद 2 उन राज्यों जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं हैं
के प्रवेश एवं गठन से संबंधित है। दूसरी ओर अनुच्छेद 3 भारतीय संघ के नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित है। दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 3 में भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्सीमन की व्यवस्था करता है। राज्यों के पुनर्गठन संबंधित संसद की शक्ति। अनुच्छेद 3 संसद को अधिकृत करता है। किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकेगी, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। हालांकि इस संबंध में अनुच्छेद 3 में 2 शर्तों का उल्लेख किया गया है। एक, उपरोक्त परिवर्तन से संबंधित कोई अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है, और 2, संस्तुति से पूर्व राष्ट्रपति उस अध्यादेश को संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजता है। यह मत निश्चित समय सीमा के भीतर दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त संसद की नए राज्यों का निर्माण करने की शक्ति में किसी राज्य या संघ क्षेत्र के किसी भाग को किसी अन्य राज्य या संघ क्षेत्रों में मिलाकर अथवा नए राज्य या संघ क्षेत्र में मिलाकर अथवा नए राज्य या संघ क्षेत्र का निर्माण सम्मिलित है। राष्ट्रपति या संसद राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है और इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं, भले ही उसका मत ये समय पर आ गया हो। संशोधन संबंधी अध्यादेश के संसद में आने पर हर बार राज्य के विधानमंडल के लिए नया संदर्भ बनाना जरूरी नहीं। संघ क्षेत्र के मामले में संबंधित विधानमंडल के संदर्भ में कोई आवश्यकता नहीं। संसद जब उचित समझे स्वयं कदम उठा सकती है। इस तरह यह स्पष्ट है कि संविधान संसद को यह अधिकार देता है कि वह नए राज्य बनाने, उसमें परिवर्तन करने, नाम बदलने या सीमा में परिवर्तन के संबंध में बिना राज्यों की अनुमति के कदम उठा सकती है। दूसरे शब्दों में संसद अपने अनुसार भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकते हैं। इस तरह संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता या राज्य के अस्तित्व को गारंटी नहीं दी गई है। इस तरह भारत को सही कहा गया है। विभक्त राज्यों का विभाज्य संघ सरकार राज्य को समाप्त कर सकती है, जबकि राज्य सरकार संघ को समाप्त नहीं कर सकती। दूसरी तरफ अमेरिका में क्षेत्रीय एकता या राज्यों के अस्तित्व को संविधान द्वारा गारंटी दी गई है। अमेरिकी संघीय सरकार नए राज्यों का निर्माण या उनकी सीमाओं में परिवर्तन बिना संबंधित राज्यों की अनुमति के नहीं कर सकती। इसलिए अमेरिका को अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कहा गया है। संविधान अनुच्छेद 4 में स्वयं यह घोषित किया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत नए राज्यों के निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के अंतर्गत तो संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात इस तरह का कानून एक सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जा सकता है। क्या संसद को यह भी अधिकार है कि वो किसी राज्य के क्षेत्र को समाप्त कर अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को दे दे? यह प्रश्न उच्चतम न्यायालय के सामने तब आया जब 1960 में राष्ट्रपति द्वारा एक संदर्भ के जरिए उससे इस बारे में पूछा गया। केंद्र सरकार के एक निर्णय की भेरूबाड़ी संघ पश्चिम बंगाल पर पाकिस्तान का नेतृत्व हो ने राजनीतिक विद्रोह और विवाद को जन्म दिया, जिस कारण राष्ट्रपति से संदर्भ लिया गया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद की शक्ति राज्यों की सीमा समाप्त करने और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारतीय क्षेत्र को अन्य देश को देने की नहीं है। यह कार्य अनुच्छेद 368 में ही संशोधन कर किया जा सकता है। इस तरह 9वें संविधान संशोधन अधिनियम 1960 के प्रभावी होने पर उक्त क्षेत्र को पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दिया गया। दूसरी तरफ 1969 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि भारत और अन्य देश के बीच सीमा निर्धारण विवाद को हल करने के लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत नहीं है। यह कार्य कार्यपालिका द्वारा किया जा सकता है। इसमें भारतीय क्षेत्रों को विदेश को सौंपना शामिल नहीं है। बांग्लादेश के साथ क्षेत्रों का आदान प्रदान। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 को इसलिए अधिनियमित किया गया कि भारत द्वारा कुछ भूभाग
का अधिग्रहण किया जाए, जबकि कुछ अन्य भूभाग को बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया जाए। उस समझौते के तहत जो भारत और बांग्लादेश की सरकारों के बीच हुआ, इस लेन-देन में भारत ने 111 विदेशी अंतः क्षेत्रों को बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया, जबकि बांग्लादेश ने 51 अंतः क्षेत्रों को भारत को हस्तांतरित किया। इसके साथ ही इस लेन-देन में प्रतिकूल दखलों का हस्तांतरण तथा 6.1 किलोमीटर असीमांकित सीमाई क्षेत्र का सीमांकन भी शामिल था। इन 3 उद्देश्यों के लिए संशोधन ने 4 राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय तथा त्रिपुरा के भूभाग से जुड़े पहली अनुसूची के प्रावधानों को भी संशोधित कर दिया। इस संशोधन की निम्नलिखित पृष्ठभूमि है। पहला, भारत और बांग्लादेश की लगभग 4096.7 किलोमीटर लंबी साझी जमीनी सीमा है। भारत पूर्वी पाकिस्तान जमीनी सीमा का निर्धारण 1947 के रेडक्लिफ अवार्ड के अनुसार हुआ था। विवाद रेडक्लिफ अवार्ड के कुछ प्रावधानों को लेकर हुआ, जिनका समाधान 1950 के बग्गे अवार्ड के अनुसार किया जाना था। पुनः एक कोशिश इन विवादों के समाधान के लिए 1958 में नेहरू-नून समझौते के द्वारा की गई। हालांकि बेरूबाड़ी यूनियन के विभाजन को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती की गई। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में संविधान 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 पारित किया गया। लगातार मुकदमेबाजी तथा अन्य राजनीतिक घटनाक्रमों के चलते यह अधिनियम अधिसूचित नहीं किया जा सका। भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान बांग्लादेश के भूभागों को लेकर 16 मई 1974 को भारत बांग्लादेश की जमीनी सीमा के सीमांकन एवं संबंधित मामलों के लिए दोनों देशों के साथ एक समझौता हुआ ताकि इस जटिल मुद्दे को हल किया जा सके। इस समझौते की भी अभी पुष्टि नहीं की जा सकी, क्योंकि यह जमीन के स्थानांतरण का मामला था, जिसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत थी। इस संबंध में जमीन पर उस क्षेत्र विशेष को चिन्हित करने की जरूरत थी जिसे हस्तांतरित किया जाना था। इसके पश्चात असीमांकित जमीनी सीमा, प्रतिकूल कब्जे वाले भूभागों तथा अंतः क्षेत्रों के आदान प्रदान को विकसित कर 6 सितंबर 2011 को एक प्रोटोकॉल पर दस्तखत कर इस मुद्दे को हल करने का प्रयास किया गया, जो कि भारत बांग्लादेश के बीच जमीनी सीमा समझौता 1974 का भिन्न हिस्सा है। इस प्रोटोकॉल से असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों के सहयोग एवं सहमति से तैयार किया गया। केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्यों का उद्भव। देशी रियासतों का एकीकरण। आज़ादी के समय भारत में राजनीतिक इकाइयों की 2 श्रेणियां थीं: ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश सरकार के शासन के अधीन, और देशी रियासतें, राजा के शासन के अधीन। लेकिन ब्रिटिश राजशाही से संबंध भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत 2 स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया गया, और देशी रियासतों को 3 विकल्प दिए गए: भारत में शामिल हो, पाकिस्तान में शामिल हो या स्वतंत्र रहे। 552 देशी रियासतें भारत की भौगोलिक सीमा में थी। 549 भारत में शामिल हो गई और बची हुई 3 रियासतों हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। यद्यपि कुछ समय बाद इन्हें भी भारत में मिला लिया गया। हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही के द्वारा, जूनागढ़ को जनमत के द्वारा एवं कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल कर लिया गया। 1950 में संविधान ने भारतीय संघ के राज्यों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया: भाग ब, भाग ख और भाग ग। राज्य एवं भाग घ क्षेत्र ये सभी संख्या में 29 थे। भाग ग में वे राज्य थे जहां ब्रिटिश भारत के गवर्नर का शासन था। भाग ख में 9 राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन। भाग ग में ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन एवं कुछ में शाही शासन था। भाग ग में राज्य कुल 10 का केंद्रीकृत प्रशासन था। अंडमान एवं निकोबार द्वीप को अकेले भाग घ क्षेत्र में रखा गया। एक तालिका है जो कि बताते हैं कि 1950 में भारतीय क्षेत्रों के बारे में। तो भाग क में राज्य थे असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत, पश्चिम बंगाल। भाग ख में राज्य हैदराबाद, जम्मू कश्मीर,
मध्य भारत, मैसूर, पटियाला एवं पूर्वी पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन, विंध्य प्रदेश। भाग ग में राज्य अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा। भाग घ में राज्य अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। घर आयोग और जेवीपी समिति। देशी रियासतों का शेष भारत में एकीकरण विशुद्ध रूप से अस्थायी व्यवस्था थी। इस देश के विभिन्न भागों, विशेष रूप से दक्षिण से मांग उठने लगी कि राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन हो। जून 1948 में भारत सरकार ने एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश की। आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई कारक की बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। इससे अत्यधिक असंतोष फैल गया। परिणाम स्वरूप कांग्रेस द्वारा दिसंबर 1948 में एक अन्य भाषाई प्रांत समिति का गठन किया गया। इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया शामिल थे। इस जेवीपी समिति के रूप में जाना गया। इसने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में पेश की और इस बात को औपचारिक रूप से अस्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा होना चाहिए। राज्य एवं संघीय क्षेत्रों से संबंधित संविधान के मूल भाग। भाग 6 मूल शीर्षक। पहली अनुसूची के भाग 1 में शामिल राज्य आवृत्त अनुच्छेद 152 से 337। भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग बी में शामिल राज्य 338। भाग 8 में पहली अनुसूची के भाग सी में शामिल राज्य 239 से 242। भाग 9 में पहली अनुसूची के भाग डी में शामिल संघीय क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्र जो उस अनुसूची में शामिल नहीं है 334। हालांकि अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर पहले राज्य के गठन के लिए मजबूर होना पड़ा, जब मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को पृथक कर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। इसके लिए एक लंबा विरोध आंदोलन हुआ, जिसके अंतर्गत 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद एक कांग्रेसी कार्यकर्ता पोट्टी श्रीरामुलु का निधन हो गया। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फजल अली आयोग के बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।